नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज बात करेंगे चांदी की, जहां पर हमने भाव बढ़ते हुए देखे हैं। अगर वीक ऑन वीक यहां पर देखें तो प्राइसेस ऑन द हायर साइड हैं, लेकिन चांदी इस दिवाली आपके लिए कितना पोर्टफोलियो में होनी चाहिए और किस तरह के रिटर्न्स लेके आ सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर एक कदम आगे तो दो कदम पीछे वाला हाल अब भी यहां पर जारी है, लेकिन $85 के ऊपर अब भी कारोबार यहां पर। इस हफ्ते इंपॉर्टेंट डेटा है, कैसे रह सकता है उसका इम्पैक्ट बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे जो मुफ्त अनाज योजना है, जो यहां पर अब जारी रखने की बात की गई है, अगले 5 साल तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। उसका इंपैक्ट सरकार पर, कंज्यूमर पर और किसान पर क्या पड़ सकता है, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह। कुणाल, बहुत नमस्कार। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि कैसे देखते हैं आप करंट चांदी के प्राइसेस, क्योंकि $23 प्रति आउंस के ऊपर के लेवल्स फिलहाल बरकरार हैं। कैसे किया जाए कारोबार? जी देखिए, नमस्कार। सिल्वर में ओवरऑल आउटलुक तेजी का ही नजर आ रहा है। सिल्वर में जो क्लीन एनर्जी के चलते हुए सोलर साइड से जो डिमांड इसकी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, दैट इज द की ड्राइवर फॉर द प्राइसेस। जहां तक सप्लाई की बात है, सप्लाई में कोई इंक्रीमेंटल ग्रोथ होते हुए दिखा नहीं है। दिसंबर 2023, सो 31 दिसंबर को जब ये ईयर क्लोज होगा, तो वो टाइम पे सिल्वर की डेफिसिट लास्ट ईयर, सो 2022 में 31 दिसंबर 2022 पे सिल्वर की मार्केट में डेफिसिट थी तकरीबन 225 मिलियन आउंस की। ये साल डेफिसिट होगी 280 से 300 मिलियन आउंस की। सो ये दूसरा साल रहेगा कि सिल्वर 200 मिलियन आउंस की डेफिसिट, 200 मिलियन आउंस के ऊपर डेफिसिट सिल्वर में रहेगी। सो ये नेक्स्ट साल के लिए बहुत बड़ा तेजी का ट्रिगर है सिल्वर में। इंडस्ट्रियल मेटल से थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा है सिल्वर को, इसी वजह से सिल्वर अंडर परफॉर्मर है। पर मुझे लग रहा है कि सिल्वर के प्राइसेस आने वाले महीनों में बहुत अच्छी अपसाइड दिखा सकते हैं और आने वाले एक साल तक आउटलुक तेजी का ही नजर आ रहा है। सो $27-28 अगली दिवाली तक कंजर्वेटिवली आपको दिखेगा। और अभी की बात करेंगे तो अभी एक बार 24.5-25 डॉलर्स तक के लेवल इंटरनेशनल में आपको दिखा सकती है चांदी। ऑलराइट, और इसका मतलब इंडियन मार्केट्स में कैसा होगा फिर कुणाल? अगर हम $24-25 की बात इस साल में और $28 तक की बात अगले साल में कर रहे हैं, तो भारतीय बाजारों में फिर प्राइसेस कैसे रहेंगे? इंडियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 76,000 तक के लेवल बहुत रियलिस्टिक नजर आ रहा है। 76,000 तक के लेवल मार्केट इजीली अटेन कर सकते हैं और नेक्स्ट साल सिल्वर 84-85,000 तक के लेवल्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखाएगा। फिलहाल डोमेस्टिक में ये गोल्ड और सिल्वर में एक ही है, अगर कोई सीज फायर होता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, अभी लीजिए और सीज फायर के बाद जो करेक्शन आता है उस पर एवरेज कीजिए। ओवरऑल सिल्वर में आपको बहुत अच्छी तेजी देखने मिलने वाली है। मेटल्स की बात की जाए, क्योंकि हम बात यहाँ पर चांदी की कर रहे हैं, तो अगर हम कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सारे के सारे मेटल्स देखें तो वीक ऑन वीक हमने यहाँ पर भी स्ट्रेंथ बनते हुए देखी है, बरकरार है। ऑफ कोर्स चाइना की तरफ से पुश है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, बाजार को लगता है कि फेड और रेट हाइक दिसंबर के महीने में भी नहीं करेगा अब शायद। उसका फायदा यहाँ पर मेटल्स में आया तो है, लेकिन क्या ये खरीदारी का मौका है अभी? मेरे हिसाब से यस। द मेन रीजन मुझे लग रहा है ये खरीदारी का मौका है बिकॉज ऑफ द वे यूएस में जो फाइनेंशियल कंडीशन टाइट हो गई थी। डॉलर इंडेक्स 107, यूएस में जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड थी वो 5.10, 5.05, 5.10 गई थी। सो दोनों बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ गई है, डॉलर इंडेक्स 107 वाला 105 हो गया है। So these are the indications that the financial condition which were getting tighter are getting relaxed. So global demand point of view से this is a very welcome news. Second, आगे जाके अगर ये स्लो डाउन बरकरार रहता है, जैसे हमने फर्स्ट टाइम यूएस से जॉब मार्केट का डेटा खराब आते हुए देखा, सो आने वाले 1-2 महीने में और भी ये डेटा खराब ही रहता है। सो ये जो नैरेटिव है पूरा हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट का, वो पूरा चेंज हो जाएगा। और तीसरा, चाइना कोई स्टिमुलस पैकेज लेके आती है तो ओवरऑल मेटल्स में शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है। सो ये तीनों पॉइंट लेके मुझे मेटल्स में डाउनसाइड बहुत लिमिटेड नजर आ रही है। ऑलरेडी वी आर एट द बॉटम लेवल एंड यहाँ से 2-3% से ज्यादा गिरावट कॉपर में नहीं आनी चाहिए, 4-5% से ज्यादा गिरावट जिंक पे नहीं आनी चाहिए, और ये लेवल्स पे आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स होराइजन। आगे चाइना में विंटर स्टार्ट होगा तो प्रोडक्शन कट बैक होने की चांसेस होगी। सेकेंड, डिमांड भी बेटर रहेगी। सो आई थिंक मेटल्स इज अ बाय एंड डिप्स। सो कोई भी छोटा मोटा करेक्शन आता है उस पर आप पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कीजिए। आने वाला टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, तेजी का लग रहा है।
ऑलराइट, तो तेजी मेटल्स में भी रह सकती है। और कुणाल, एक व्यू यहाँ पर कच्चे तेल पर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 हफ्ते की गिरावट के बाद ये हफ्ता कुछ कंसोलिडेशन के साथ जरूर शुरू हुआ है। ऑफ कोर्स इस हफ्ते में यूएस का चाइना का ट्रेड डेटा है, चाइना का इन्फ्लेशन नंबर्स है, तो ट्यूसडेज एंड थर्सडेज ऑफ कोर्स हम ये डेटा वॉच कर रहे होंगे। लेकिन अब इस हफ्ते के लिए कच्चे तेल में क्या व्यू है, क्योंकि काफी हद तक जो कच्चे तेल में गिरावट है उसका सपोर्ट इक्विटीज को मिला। कच्चे तेल में जो मंदी का जो दौर चल रहा है, रशिया और सऊदी अरेबिया ने दोनों ने कहा कि हम ये प्रोडक्शन कट को दिसंबर महीने में भी एक्सटेंड करेंगे। कब तक ये प्रोडक्शन कट एक्सटेंड होगा वो बहुत डिफिकल्ट है असेस करना, पर जो हिसाब से प्राइसेस गिर रही थी और 1 महीना प्रोडक्शन कट को एक्सटेंड किया गया है, सो स्लाइटली पॉजिटिव एक छोटा मोटा बाउंस बैक देखने मिल सकता है। 6,700 के आसपास अगर आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते हो तो 6900 6950 तक के लेवल आपको कच्चे तेल में देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, वो तो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, चाहे वो चांदी है, मेटल्स है और ऑफ कोर्स अगर कच्चा तेल भी है, तो यहाँ पर आपको व्यूज कुणाल ने दिए हैं। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे कि भारतीय बाजारों में चांदी किस तरह कारोबार कर रही है, और ऑफ कोर्स आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो सरकार ने निर्णय लिया है अगले 5 साल तक फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का देने का, उसके इम्पैक्ट इंडियन एग्री मार्केट में क्या रह सकते हैं, इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका और एक बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट करके भी कहा और बताया भी है कि अगले 5 साल तक यहां पर जो फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑफ कोर्स इससे करीब 800 मिलियन लोगों का फायदा होता है और माना ये जा रहा है कि $24.06 बिलियन का ये खर्च भी यहां पर है। लेकिन इसकी वजह से कुछ चिंताएं अब बाजार में आने लग गई हैं। एक तो ये कि प्रोक्योरमेंट किस तरह से होगा, और दूसरा ये कि भाव लगातार इसके ऊपर चढ़ेंगे, और एक्सपोर्ट को लेकर भी यहां पर अब क्वेश्चन मार्क्स लगाए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय अब हमारे साथ हैं। लक्ष्मण, क्लियरली बाजार शायद इसे एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आप सूत्रों से अब क्या सुन रहे हैं? देखिए, दरअसल ये बहुत हद तक संभावना थी कि सरकार इसको आगे जारी रखेगी, लेकिन डर इस बात का था कि क्या ये 5 किलो ही रखा जाएगा, 5 किलो से संख्या अब ज़्यादा बढ़ाई तो नहीं जाएगी, ये तमाम अटकलें थी, डर भी था। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसमें काफ़ी संतुलित रवैया अपनाया और कहा कि जो अभी स्कीम है उसी को अगले 5 साल तक जारी रखा जाएगा। अब इसमें 2 बातें जो हमें सूत्रों से पता चल रही है। पहली बात, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मोर्चे पर क्या होगा, तो वहाँ पर साफ संकेत ये मिल रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि अब जो एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है, चाहे चावल एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई हो या फिर गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई हो, अब ये पाबंदी या फिर कहें सख्ती, चावल के एक्सपोर्ट के लिए सख्ती वर्ड ज्यादा सही होगा, ये सख्ती अब लंबे समय तक जारी रहेगी। लंबे समय तक इसलिए जारी रहेगी क्योंकि सरकार का मानना है कि जब सरकार फ्री फूड प्रोग्राम के तहत अनाज प्रोक्योर करेगी तो अनाज सस्ते में खरीदना चाहेगी। अगर एक्सपोर्ट होता है तो भले ही प्रीमियम क्वालिटी का एक्सपोर्ट हो, लेकिन इससे लोअर क्वालिटी के चावल का वहां पे दाम बढ़ जाता है। इससे सरकार का प्रोक्योरमेंट प्राइस यानी खरीद की कीमत बढ़ जाएगी, सरकार का बजट गड़बड़ा जाएगा। इसलिए एक्सपोर्ट पर सख्ती आने वाले दिनों में लंबे समय तक लागू रहेगी, बशर्ते कि बहुत ज्यादा उत्पादन ना हो जाए। दूसरी बात कि वित्तीय खजाने पर क्या असर पड़ेगा, सरकारी खजाने पर, तो वित्त मंत्रालय इसको एक संतुलित कदम मान रहा है। वित्त मंत्रालय का डर खत्म हो गया। वित्त मंत्रालय का मानना है कि इससे बहुत ज्यादा वित्तीय स्थिति पर उल्टा असर नहीं पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट पर उल्टा असर नहीं पड़ेगा। वैसे इस पूरे प्रोग्राम से 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है, लेकिन ये सिर्फ जो 5 रुपए की सब्सिडी जो दी जा रही है, 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, इसकी वजह से बहुत अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। 2000 करोड़ रुपए के आसपास अतिरिक्त खर्च होगा, जिसको मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन चुनौती एक सबसे बड़ी ये है, वह है कि उत्पादन देखें तो चावल का उत्पादन जो अभी पहला अनुमान आया उसके हिसाब से करीब 3% से ज्यादा उत्पादन में गिरावट आ गई है। ये अब चावल की खरीद कैसे की जाएगी, तो ये एक चुनौती होगी। गेहूं का स्टोरेज एक बड़ी चिंता का विषय है, तो हो सकता है कि सरकार इंपोर्ट भी करने के लिए तैयार हो जाए, तो इंपोर्ट का विकल्प सरकार ने खुला रखा है। तो ये सारी चुनौतियां हैं और ये राहत है। एब्सोल्युटली लक्ष्मण, काफी सारी चुनौतियां हैं। ऑफ कोर्स एक स्टेप लिया गया है, लेकिन बहुत कुछ देखने के लिए है। हमारे साथ फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन जी हैं। सिराज जी नमस्कार। जैसे लक्ष्मण कह रहे थे, अनएक्सपेक्टेड लाइंस है ये, लेकिन क्या सरकार इतना प्रोक्योर कर पाएगी, एक बात तो ये, और क्या सरकार सस्ता प्रोक्योर कर पाएगी?
देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो प्रोविजन है उसके अनुसार 5 किलो फूड ग्रेन हर आदमी को उपलब्ध कराना है। तो इसलिए कोई ये नया कमिटमेंट नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। ये कमिटमेंट ऑलरेडी एक्ट में है। जब तक वो एक्ट रिपील नहीं हो जाता है या मॉडिफाई नहीं हो जाता, ये केंद्रीय सरकार को उपलब्ध कराना है। दूसरी बात यह है कि 60 से 65 मिलियन टन फूड ग्रेन का प्रोक्योरमेंट कोई बहुत मुश्किल चीज मेरे ख्याल से नहीं होगी। हमने देखा है कि पिछले 2 साल को अगर हम निकाल दें तो उससे पहले सरकार 65 के मुकाबले में 75 मिलियन टन तक प्रोक्योर किया है सरकार ने। अब ये बात अलग है कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से आगे भी क्लाइमेटिक कंडीशंस एडवर्स होती हैं तो प्रोक्योरमेंट में मुश्किल आएगी, लेकिन सरकार उसको हल कर लेगी। जैसा कि बताया गया कि रेस्ट्रिक्शंस एक्सपोर्ट पे लगाकर, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का उपयोग करके, प्राइसेस को गिराकर, मार्केट प्राइसेस को जनवरी से लेकर मार्च के बीच में गेहूं के प्राइसेस को सरकार ने गिराने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, जिसमें ओपन मार्केट सेल में बड़ी मात्रा में गेहूं बेचा गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसका प्रोक्योरमेंट कोई बहुत मुश्किल होगा। सिराज जी, साथ ही ये मान के चला जाए कि अब यहाँ पर एक्सपोर्ट तो खुलने वाले नहीं है, शायद गेहूं का इंपोर्ट ही खोलना पड़े, जिसकी बात हम काफी समय से कर रहे हैं। देखिए, हम तो ये नहीं कहेंगे कि एक्सपोर्ट नहीं खुलेगा। गेहूं का एक्सपोर्ट तो खैर खुलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर खरीफ का प्रोक्योरमेंट, राइस का प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट का अच्छा हो जाता है और राइस के प्राइसेस में और ज्यादा इजाफा नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि आगे चल के राइस के प्रोक्योरमेंट में थोड़ा बहुत कंसेशन दिया जा सकता है। इन एनी केस गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक बेसिस पे नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट भी अलाउ कर रही है, और बासमती राइस के मामले में भी गवर्नमेंट ने कहा है, ये प्रॉमिस किया है कि हम $1200 पर टन से कम करके मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस 800 $850 पर टन फिक्स करेंगे। साथ ही सिराज जी, इसका वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट तो काफी क्लियर है। अगर हम इतना ज्यादा यहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए ले रहे हैं, जो ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स के बेनिफिट में है, तो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट मतलब ये हुआ कि भाव वहां तो ऊपर ही रहेंगे। हाँ, राइस के भाव ऊपर रहने की उम्मीद है। हालांकि जितना उम्मीद की जा रही थी उतना नहीं बढ़े हैं ग्लोबल दाम भी, क्योंकि और कंट्रीज ने उस गैप को फिलअप करने की कोशिश की है, और कई कंट्रीज को इंडिया ने डिप्लोमेटिक बेसिस पर राइस का एक्सपोर्ट भी अलाउ किया है। मुझे लगता है आगे चलकर गवर्नमेंट बांग्लादेश को भी राइस का एक्सपोर्ट अलाउ करेगी और नेपाल को भी राइस का एक्सपोर्ट अलाउ करेगी। तो सिराज जी, एक चिंता यहाँ पर खत्म हो गई कि भाव खाने पीने की चीजों के बहुत ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स फेस्टिवल सीजन, इलेक्शन सीजन, तो अब सरकार इतने सारे लोगों को कवर कर ही रही है ये अनाज मुहैया कराकर। अब देखिए, ऑलरेडी डबल डिजिट में इन्फ्लेशन कई महीने से चल रहा था, जो कि पिछले महीने थोड़ा सा मॉडरेट हुआ था। तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन काफी हायर बेस पे ये इन्फ्लेशन आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की अब हम उम्मीद करें। और ये वैसे भी जरा बेहतर सीजन होता है, रबी का सीजन, अगर हमारी रबी की बुआई वगैरह अच्छी होती है। क्लाइमेट, अब ड्राउट रेजिस्टेंट सीड वगैरह बेचे जा रहे हैं पंजाब में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो नई वैरायटी निकाली है, तो ये सब अच्छे कदम है। मुझे लगता है कि आगे चलकर फूड इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हम शायद ना देखें। ऑलराइट, वो तो यहाँ पर पॉजिटिव है। और सोने की, गेहूं की फलियों से बात अब यहाँ पर चांदी की कर लेते हैं। अमरपाली गुजरात के चिराग ठक्कर हमारे साथ हैं। चिराग, नमस्कार। और हम पहले भी बात कर रहे थे चांदी की, और माना यही जा रहा था कि भाव यहाँ से ऊपर ही जाएंगे, और वो हमने $23 प्रति आउंस के ऊपर भाव स्थिर होते हुए देखे भी हैं। इन लेवल्स पे किस तरह की खरीदारी है? अब तो हम थिक ऑफ फेस्टिव सीजन में हैं, तो चाहे वो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग है, शादियों की बाइंग है, और आगे आगे धनतेरस, दिवाली में तो और भी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक शुभ शगुन भी इसे माना जाता है। एट द B2B लेवल कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ बुकिंग्स एंड बाइंग? नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू सो मच। मनीषा जी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो 66-67,000 का जो लेवल था, वो एक बहुत बढ़िया अवसर था इन्वेस्टरों के लिए, वहां पे वो लेवल पे चांदी परचेस करने के लिए। तो वहां से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण ये भाव इतना बढ़िया ऊपर से आ गया है। और एट द सेम टाइम वो टाइम से लेके अभी तक लास्ट 1 महीने की अगर बात करें, तो हमको ये एक्सपेक्टेड था कि अभी जो अबव द ग्राउंड जो चांदी है वो काफी हद तक बहुत कम सप्लाई में आ चुकी है, तो उसके कारण देयर इज बहुत बढ़िया सी डिमांड है मार्केट में। एट द सेम टाइम, जैसे आपने कहा, गिफ्टिंग, सिल्वरवेयर, और जो हमको जो अंदाजा था कि बहुत धीरे से आएगी डिमांड, बट वो अंदाजा हमारा गलत हुआ। लास्ट 1 महीने में भी भाव इतने बढ़ने के बावजूद
बहुत अच्छी डिमांड देखी गई है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट 5 to 10 डेज, जब धनतेरस का माहौल, दिवाली का माहौल, नए साल का मुहूर्त का माहौल में चांदी का डिमांड बहुत अच्छा है और फिजिकल डिमांड 101% काफी हद तक दिवाली में कंज्यूमर डिमांड रहेगा। चिराग, लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो कितना इजाफा देखते हैं परसेंटेज वाइज? अगर लास्ट ईयर, अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं मनीषा जी, तो हम अभी तक लास्ट ईयर तक पहुंचे नहीं है, Okay. बट आई एम वेरी मच श्योर नेक्स्ट 10-12 दिन हम लोग नेक्स्ट ईयर से तकरीबन 5 से 10% डिमांड में नीचे की ओर रहेंगे। 5 से 10% नीचे की ओर रहेंगे, तो आपको लगता है लास्ट ईयर के को हम मैच नहीं कर पाएंगे? एक और चीज चिराग, अगर लोग इस वक्त यहाँ पर खरीद रहे हैं तो मैक्स डिमांड किस चीज की है चांदी में? अगर देखने जाए तो लास्ट 1 महीने से जो हमको एक्सपेक्टेड था, जो डिजिटल बाइंग हो रही है, Okay. वो काफी हद तक बढ़ी है। हमको एक्सपेक्टेड था एक लेवल पे इतना परसेंटेज का ग्रोथ होना चाहिए विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, बट वो अगर हमने लास्ट 15-20 में हमने 20 से 25% की ग्रोथ देखी है डिजिटल बाइंग में। तो जिनको वो मुहूर्त ऑस्पिशियस जो माना जाता है, जिनको मुहूर्त मेंटेन करना है कि मुझे ये टाइम पे सोना या चांदी खरीदना है, तो वो एक बहुत बढ़िया से अवेयर होके एक बहुत बढ़िया से लोगों को सुविधा मिल गई है कि भले चाहे हम डिलीवरी आज लें, कल लें, फिजिकल मुहूर्त में किसी दिन रखते हैं पूजा में, बट एक जो जिस्त है कि भैया हमें ये टाइम पे हमको ये मुहूर्त पे परचेज करना है, वो एक बहुत बढ़िया से मेंटेन हो गया। उसके कारण हम डिजिटल बाइंग बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। ऑलराइट, तो लोग सब तरीके से यहाँ पर चांदी खरीद रहे हैं, लेकिन डिजिटल चांदी की खरीदारी इस बार यहाँ पर काफी बेहतरीन है। और जैसे चिराग कह रहे हैं कि पिछला साल तो पेंटअप डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो शायद हम पिछले साल को इस साल यहाँ पर मैचअप ना कर सके, लेकिन एज ऑफ नाउ अगले 10-12 दिन ऑफकोर्स अच्छी खासी तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है खरीदारी में। चिराग, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चांदी की हमारी बात करने के लिए। तो वो चांदी अपने पोर्टफोलियो में आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी पर पूरा फोकस।